हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग आप सबके एमबीए इंटरव्यूज अच्छे जा रहे होंगे। भले आप आईएम्स के इंटरव्यू दे रहे हो, एक्सलरेट का इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का एमबीए इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये जो अभी टॉपिक चल रहा है इसराइल ईरान वॉर का पिछले कुछ आई थिंक 15-20 दिनों से, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है एंड आपसे इंटरव्यूज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हिस्ट्री है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हो रहा है वॉर, अभी तक क्या क्या हो चुका है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में अपन इनकी हिस्ट्री तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्वियसली वो बहुत पुरानी है, 50-60 साल की हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। हम वही चीज़ें, वही इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो इस आपके एमबीए इंटरव्यूज से रिलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उनको एक शॉर्ट फॉर्मेट में कंपाइल कर लिया है, एक कंसाइज फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अपने क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आंसर कर पाओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, एमबीए इंटरव्यूज में कोई आपसे पिन पॉइंटेड टारगेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किस दिन वॉर स्टार्ट हुई थी, कौन से एयरक्राफ्ट यूज हो रही है, ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे एक कन्वर्जेशन हो सके, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ईरान इसराइल वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो, या जो भी आपको पता है वो शेयर करो। वो नहीं तो ये जो चार टॉपिक, कॉमन टॉपिक्स मैंने रखे हैं, कॉस्ट ट्रिगर की क्यों हो रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉर का, क्या आउटकम लाना चाहती हैं कंट्रीज, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखो, आपके पास हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स के डिफरेंट आंसर्स हो, मल्टीपल आंसर्स हो। किसी से अगर पूछा जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कोई बोलेगा कि यूएस ईरान का ऑयल लेना चाहता है, तेल लेना चाहता है ईरान का, तो इसलिए वो अटैक कर रहा है। बट हमें ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में नहीं बोलनी है, क्योंकि इंटरव्यू में हमें वही सारी लॉजिकल बातें करनी है जो पब्लिकली अवेलेबल हैं चीज़ें, लाइक पब्लिकली पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, या जो भी व्हाइट हाउस ने रीज़न दिया है वॉर का, वो हमें बताना है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अज्यूम नहीं करनी है। तो पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कॉज या ट्रिगर की क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा February 28 को इसराइल और यूएस ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें एयर स्ट्राइक्स हुई ईरान पे, एंड उसमें उनके फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनी की मौत हो जाती है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ थी। अभी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, या क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो देखो, इन्होंने बोला कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाहते हैं कंप्लीटली रोक दे। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स न बनाए। अगर वो ऐसा करता है तो उस मिडिल ईस्ट रीजन में खतरा हो जाएगा या थ्रेट आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे वांट कि ईरान अपना टोटली न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप कर दे। और ईरान ऐसा नहीं कर रहा था, ईरान ने बहुत ज़्यादा यूरेनियम एनरिच कर लिया था, जिस वजह से 28 फरवरी को इसराइल ने अटैक किया। अब दूसरा रीज़न इन्होंने बोला है कि ईरान की जो करंट रिजीम है, जो पहले आई थिंक आयतुल्ला खामेनी हैंडल कर रहे थे, वो रिजीम काफ़ी ऑप्रेसिव है। अभी आपने पिछले सालों देखा होगा, कुछ प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे ईरान में। तो वो सारी चीज़ों का इन्होंने एग्जाम्पल देके बोला है कि ईरान की रेजिम बहुत ऑप्रेसिव है और उधर के लोगों को फ्रीडम चाहिए। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं ईरान की। अभी इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप देख ही रहे हो यार। अभी एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, देन क्रूड ऑयल के इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं। हो सकता है फ्यूचर में इंडिया में भी वो चीज़ें इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। एलपीजी पे तो ऑलरेडी आ ही गए हैं। एंड इंडिया के कुछ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है ईरान में, लाइक शावर पोर्ट हो गया, और मोदी जी ने एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पोस्ट किया था आई थिंक लास्ट ईयर। तो उसमें चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती है, डिले हो सकता है उसमें। सो ये सारी चीज़ें इंडिया पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। एंड सॉल्यूशन तो देखो, अभी आपसे पूछेंगे तो कोई बोल देगा कि यार सॉल्यूशन ये है कि ईरान को उड़ा दो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में मत बोलना भाई। इंटरव्यू में एक ही सॉल्यूशन है कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। वॉर किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जल्दी से जल्दी पीस टॉक्स हो जाए, यही होगा इसका सॉल्यूशन। अब इसका थोड़ा टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरी है क्या। तो देखो, टाइमलाइन की बात करो तो देखो, ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ये काफ़ी अनस्टेबल है ही, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अगर आप देख रहे इराक हो गया, फिर सीरिया हो गया, आईएस बीच में आ गया था, तो वो सारी चीज़ें तो चल रही थी और इधर वॉर चलती ही आती है, ठीक है। बट October 7 2023 में एक ऐसा अटैक होता है जो कि हमास, एक जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो इसराइल पे अटैक करता है। उससे 1,000 के ऊपर, 1000 लोग के ऊपर सिविलियंस मारे जाते हैं, और 250 इजरायली हॉस्टेज हमास कैप्चर कर लेता है इसराइल के। तो बदले में ऑब्वियसली इसराइल रिटेलिएट करता है, वो लेबनान पे अटैक करता है, हमास पे अटैक करता है, हिजबुल्लाह पे अटैक करता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड अब इसमें ईरान कहाँ से आता है, तो देखो, ईरान, ये लोग बोलते हैं कि ईरान इन मिलिटेंट ग्रुप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिससे ये ग्रुप्स इसराइल पे एक प्रॉक्सी वॉर कर सके और ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना पड़े, ठीक है। तो ये रीज़न देते हैं कि ईरान इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या था। अभी देखो, ये जो रीजन है,
इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी आई थिंक, जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड करके एक पॉलिसी लाई, जिससे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, फिर बहरीन हो गया, इन सारी कंट्रीज ने इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ कंट्री। पहले नहीं करते थे, पहले लोग बोलते थे कि इसराइल ने हाँ पैलेस्टीन को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बट डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद वही 2021 में जो अब्राहम अकॉर्ड की पॉलिसी आई, उससे चीज़ें यहाँ पे बेटर हो गई थी, शांति आ गई थी। बट ऑब्वियसली इस अक्टूबर 7 वाले अटैक के बाद चीज़ें वापस से एस्केलेट होने लग गई। अभी दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत पहले से चाहती है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप कर दे या न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान ने तो साफ साफ बोल दिया है कि जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ गए हम इसराइल को उड़ा देंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये उस रीजन में बहुत बड़ा एक पैनिक या थ्रेट क्रिएट करता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट ईयर 2025 जून में यूएस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर देता है। एयर स्ट्राइक होते हैं जिसमें ये B2 बॉम्बर नाम का प्लेन यूज किया गया था, और ईरान ईरान के न्यूक्लियर साइट्स इसने उड़ा दिए थे। ऐसा इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला कि अशफागान करके रीजन थे जहाँ पे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे, और ये जो B2 बॉम्बर है उसने वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। एंड अभी वापस से 28 फरवरी को आप देख सकते हो वापस से अटैक किया गया। तो ये तीन मेजर मैं इवेंट आपको बता रहा हूँ स्टोरी में, यही है। अभी इसमें थोड़ा और पहले चले जाए, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उससे बहुत सारी कंट्रीज खुश नहीं थी। पहले से ही, बहुत पहले से ये चीज़ चल रही है कि सारी कंट्रीज चाहती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ठीक है। तो अभी 2015 में एक अग्रीमेंट होता है, एक डील होती है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज एंड ईयू भी इन्वॉल्व थी। और एक डील रीच हुई थी कि जिसमें ईरान को बोला गया कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम करो कंटिन्यू, लेकिन जो यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट है वो 3.67% से नीचे ही रखना। अभी देखो, यूरेनियम आपको पता ही है कि न्यूक्लियर पावर में यूज़ होता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूरेनियम का बहुत यूज़ आता है, एनरिच्ड यूरेनियम का। अभी अगर 3.67% से कम रहेगी अगर एनरिचमेंट लिमिट, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तो प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन वो इतना एनरिच्ड नहीं है कि जिससे न्यूक्लियर वेपन बन पाए। तो इसलिए 3.67% की यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट रखी गई थी इस डील में 2015 की, जिससे ईरान ने एग्री कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, हम जो भी अपना न्यूक्लियर पावर है उसको बस पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, वेपन बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सब सारी कंट्रीज ने एग्री कर दिया, और बदले में यूएस ने बोला कि जो भी हमने तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले लगाए हुए थे वो हटा देंगे, ठीक है। तो ईरान पे पहले से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे थे यूएस ने, उनके जो यूएस में एसेट्स है ईरान के वो भी फ्रीज कर रखे थे इस न्यूक्लियर एनर्जी के चक्कर में, जो भी न्यूक्लियर थ्रेट है उसकी वजह से। तो अभी 2015 में चीज़ें सही हो गई, लेकिन जैसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इस डील से पुल आउट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए कि ईरान अपना टोटल न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली स्टॉप कर दे, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ना करे, और ये बोल के वो ये डील से पुल आउट कर लेते हैं और वापस से ईरान पे सैंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी चीज़ें वापस से यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गई। अभी अब इसके बाद तो ईरान को खुली छूट मिल गई, अब वो अपना एनरिचमेंट और उसने हाई कर दिया, 3.67 की जो परसेंट की लिमिट थी यूरेनियम एनरिचमेंट की, तो वो और इंक्रीज करके 60% से ऊपर उन्होंने एनरिच कर लिया। और ठीक ठाक आई थिंक 300-400 kg ऑफ यूरेनियम उसने स्टॉक पाइल कर रखा था वेपन ग्रेड का, जिससे वेपन बन सके। May 31 में ऐसी न्यूज़ आती है IAEA की, एक एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक बॉडी है, जिन्होंने बोला कि अ, ईरान बहुत क्लोज आ चुका है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, और उसने बहुत सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास भर रखा है। आप ये देख सकते हो वैल्यूज़। और ये May 17 की बात होगी, जिसके बाद मैंने आपको बताया जून 2022 को यूएस ने न्यूक्लियर साइट्स ईरान की बॉम्ब कर दी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई मेजर सीरीज ऑफ इवेंट्स। अभी ऐसा नहीं है कि 2018 के बाद फिर बात ही नहीं हुई है, नेगोशिएशन करने की कोशिश नहीं हुई, ऐसा नहीं है, बीच में भी बातचीत हुई है। इनफैक्ट लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खामिनी को लेटर लिखा था कि हमें एक न्यूक्लियर पीस एग्रीमेंट करना चाहिए। और आई थिंक ओमान मीडिएटर, ओमान एक कंट्री है, वो मीडिएटर बनी थी इन दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच या फॉरेन वॉइस के बीच। एंड 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई थी, लेकिन यूएस ने अपनी डिमांड साफ रख दी कि हमें चाहिए कि ईरान टोटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉक कर दे, उसको एक थोड़ा भी एनरिच्ड यूरेनियम रखने का पावर ना हो, और अगर जो भी उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है
वो दूसरी कंट्रीज़ को दे दे। और ये सारी तीन चार बहुत ही ऐसी कंडीशंस रखी थी जो ईरान ने रिजेक्ट कर दी। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री के पास हक है कि वो अपने एनर्जी कंजम्पशन नीड्स या एनर्जी नीड्स को मीट कर सके और न्यूक्लियर एनर्जी का ठीक से इस्तेमाल करे। बट अगेन ये ईरान ने ये कंडीशंस नहीं मानी और उसका आपको पता ही है फिर यूएस ने जो भी अटैक कर दिए थे वही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी इंडिया पे या वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस वॉर का, वो आपको आप न्यूज़ देखी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने देखा ही है। तो देखो जो भी ऑयल वेल्स हैं सऊदी अरेबिया के, यूएई के, ओमान के, वो इस साइड है, कोस्ट के इस साइड है। और ईरान के भी यहीं पे हैं। तो जो भी शिप यहाँ से लेके जाती है, ऑयल एक्सपोर्ट करती है, तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़ता है, जो अभी ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। उसने सी में सी माइंस डाल रखी है, या उन्होंने बेसिकली एक सीधी सादी वार्निंग दे दी है कि भाई अगर तुम हमारी परमिशन के बिना यहाँ से क्रॉस करोगे तो हम तुम्हारी शिप या कंटेनर उड़ा देंगे। अभी तक जहाँ तक कल तक की न्यूज़ है तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि चाइना, इंडिया, टर्की, इन तीन चार कंट्रीज़ को परमिशन दी है कि तुम अपने शिप्स ले जा सकते हो, बट बाकी किसी कंट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करना अलाउड नहीं है। और उसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो इंडिया में, एलपीजी शॉर्टेज और क्रूड ऑयल के आपने प्राइसेस देखी हैं कितने हाई हो गए थे। $130 पर बैरल चले गए थे, जो कि अभी आई थिंक 90-100 के पास चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, एनर्जी नीड्स, एनर्जी कंजम्पशन, इन सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्राइसेस हाईली ऊपर नीचे हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। एंड इंडिया की बात करूँ तो अभी इंडिया को अपने कुछ शिप्स ले जाना अलाउ कर दिए हैं, कि उसके बदले में आई थिंक इंडिया ने भी काफ़ी मदद कर रखी है ईरान की। आई थिंक कुछ मेडिसिन वगैरह की डील हुई थी कि इंडिया सप्लाई करेगा। एंड ईरान के कुछ शिप्स ऑलरेडी हमारी कंट्री के डॉक्स पे लाइक कोची में ऑलरेडी पार्कड हैं। तो वो सारी हेल्प हमने की है। इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं ईरान से भी और इसराइल से भी। किसी का भी इंडिया कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो इंडिया का यही स्टैंड है कि इस रीजन में पीस आना चाहिए, वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो यही हमारा स्टैंड है, जो कि होना भी चाहिए, पीस ही होनी चाहिए। वॉर हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भी इंटरव्यू में यही बोलना है।